धुरंधर फिल्म देखकर कुछ लोगों की जली ना। और देखिए दोस्तों, हिंदी मूवी कितनी अच्छी है। अगर आपको ये पता करना है तो उसका सिंपल तरीका है, सोशल मीडिया पर जाइए और इंग्लिश में अगर कोई फिल्म रिव्यू करने वाली दीदी अगर हिंदी फिल्म को इंग्लिश में बुरा बोल रही है तो ज़्यादा चांसेस है कि फिल्म अच्छी ही होगी। जाकर तुरंत देखिए। दोस्तों, धुरंधर फिल्म पे जनता का जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है। कई लोग रिएक्ट कम कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं फ्रस्ट्रेट, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्पाई लाइफ यानी जासूसों की जिंदगी। जासूसी जिंदगी को बॉलीवुड ने इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया है कि वो जासूसी फिल्में छोड़कर बाकी सब लगती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सिक्स पैक एब्स, महंगी लाइफस्टाइल, बीच पर गाने, अनरियलिस्टिक एक्शन और एंड में वही घिसी पिटी देश बचाने की कहानियाँ जिन्हें हम पहले भी 100 बार देख चुके हैं। बेसिकली जिस टेम्पलेट पर हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं, स्पाई फिल्में बनती हैं, वो इतने आउटडेटेड और ढप हो चुकी हैं कि जिसे सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर पर ही घसीटा जाता है। दूसरी तरफ धुरंधर फिल्म इनमें से कुछ भी नहीं करती। देश के लिए जासूसी करना ये सुनने और सोचने में जितना एडवेंचर लगता है, असल जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिल्म के अंदर आईएसआई का एजेंट इकबाल जिस तरह से इंडियन जासूसों को टॉर्चर करके मारता है, वो बेहद दर्दनाक है। उसी जगह भारत का दूसरा जासूस भी खड़ा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो मिशन पर निकला हुआ है। उसको पता है कि उसकी जिंदगी की कीमत पर पूरा मिशन टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो 10 लोगों को पेल नहीं सकता, बिल्कुल मार सकता है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी इसी बात की हुई है। लेकिन उसका मिशन उसके किसी भी एडवेंचर से ऊपर है। ये फीलिंग किसी डायरेक्टर ने सालों बाद स्क्रीन पर दिखाई है। फुल क्रेडिट टू आदित्य धर। और भारत का जासूस अपने सामने 26/11 हमले का जश्न मनाते हुए अपने सामने आतंकियों को देख रहा है, लेकिन उसे जश्न में शामिल भी होना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में खुद को संभालने के लिए अंदर लोहे का जिगरा चाहिए होता है। दोस्तों, धुरंधर इन सारी चीज़ों को दिखाती है और वो मजबूरी और गुस्से को भी दिखाती है। जब एक सबसे बड़ा आतंकी हमला रोका जा सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही से वो हमला कामयाब हो गया। उस मिशन के लिए लगे जासूसों के लिए कितनी दर्दनाक और गुस्से वाली बात होगी, सोचिए। हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिल्म में जब भारत के रक्षा सुरक्षा सलाहकार सानियल साहब हाईजैक प्लेन के बदले आतंकियों को छोड़ने वाले फैसले पर नेगोशिएशन करने के बाद रिपोर्ट करने जाते हैं, तो उनकी आवाज़ में बैठा ठहराव और डेड आई साइलेंस चिल्लाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पर आता है। और यही चीज़ धुरंधर को बाकी स्पाई फिल्मों से अलग बनाती है। इस फिल्म में ना कोई लड़की मॉरिशियस के बीच पर बिकनी में नाच रही है, जबकि पाकिस्तान की लिहाड़ी इलाके की रॉ रियलिटी दिख रही है। इस ओरिजिनलिटी से लोगों को तकलीफ हो रही है। और सबसे बड़ी तकलीफ, क्यों पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाया गया। देखिए, दुनिया में 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। इनमें से किसी भी भाषा में आप इन्हें समझा नहीं सकते। आज तक इनको यही समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। कम ऑन, उसका एग्जिस्टेंस ही हमें ख़त्म करने के लिए है। घर में आग लगी हो तो ढोल नगाड़ा बजाने से कुछ नहीं होता भाई। हेलो, बात तो सही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ही देख लो। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है भारत में पाकिस्तान का नाम लिए बिना फिल्म ना चलती ना बनती। लेकिन इंडिया की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। जाके कोई बताए पड़ोसियों को, टॉप 10 में भी मुश्किल से कोई पाकिस्तान दिखाने वाली फिल्म होगी। लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको हाइपर नेशनलिज्म बोल देते हैं। धुरंधर जब पाकिस्तान की सच्चाई दिखाती है तो यहाँ लोग उसको भी हाइपर नेशनलिज्म बोल देते हैं। इन लोगों के लिए सानियल साहब का डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। हेलो, और सच ये है दोस्तों, आज कुछ सेक्शन ने देशभक्ति को भी ना सेंसर बोर्ड के अंडर ला दिया है। अगर उनके तय फ्रेम में फिट हुआ तो लिबरल देशभक्ति, नहीं तो हाइपर नेशनलिज्म का आरोप वो लगा देते हैं। जो लोग विदेश में भारत की बुराई को इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस समझते हैं, वो भारत की अच्छाई पर बोले जाने वाले हर शब्द को प्रोपेगेंडा बोल देते हैं। अभी बीबीसी की वो रिपोर्ट देखी आपने
जिसमें एक रिपोर्टर पाकिस्तान के उस लिहाड़ी इलाके में पहुंच गया जहां पर यह धुरंधर फिल्म बेस्ड है। लिहाड़ी का वो इलाका जहां पाकिस्तान के गैंगस्टर और आतंकियों को हथियार से लेके वो सब कुछ मिलता था जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। अब जरा सोचिए, उस मीडिया का कोई रिपोर्टर भावलपुर या नूर खान बेस पर आज तक नहीं पहुंच पाया जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंटरनेशनल चैनल वाले हाफिज सईद के ठिकानों और उन आतंकी के बेस कैंप नहीं पहुंच पाए जहां आईएसआई उन्हें बैक करती है। लेकिन एक 20 साल पुरानी फिल्म के टाइमलाइन में उंगली करने वो उस इलाके में चले गए। वाह शैम्पी वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये रिपोर्टर और चैनल अगर चाहता तो उस सच को भी ढूंढने में लग सकता था कि आखिर कैसे पाकिस्तान इंडिया करेंसी के जाली नोट बनाकर न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया बल्कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी मिलिटेंट्स को फंड भी किया। लेकिन ना, ये सब इनको थोड़ी ना करना है। फिल्म के अंदर जब इकबाल कहता है कि हमने तो सोचा हिंदुस्तानी इतने बड़े हमले के बाद जवाब देंगे, लेकिन ये तो चुप बैठ गए। भले ही ये फिल्म के अंदर एक एक्टर अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए डायलॉग बोल रहा हो, लेकिन ये बात सबके मन में चुभती है कि इतने बड़े हमले के बाद पाकिस्तान को सालों तक याद रखे जाने वाला सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन इस एक चीज ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल भी तोड़ा क्योंकि उन्हें सबक नहीं सिखाया गया। फिल्म के अंदर सानियाल साहब एक नेता की रिपोर्ट भी अपने स्पाई से लेते रहते हैं जो सीधे गद्दारी कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो पावर में होता है तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ भी उसको उम्मीद होती है कि समय बदलेगा और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन फिल्म के इस आर्टिस्टिक अप्रोच की तारीफ नहीं हो रही है। सबको इसमें प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। उस देश के लिए इनके मन में दुख उमड़ आया जिनकी फिल्में खुद हमारे देश से नफरत की बुनियाद पर बनती है। अरे फिल्में छोड़ो, पूरा देश ही हमारे से नफरत की बुनियाद पर बनता है कि नहीं? बात तो सही है। खैर दोस्तों, ये इस देश की सच्चाई है कि हमारे यहाँ आर्ट हो, लिटरेचर हो या कुछ और हो, सब जगह पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। हम नफरती लोग नहीं हैं, उल्टा हम उस नफरत के शिकार हैं जो पाकिस्तान ने हम पर बरसाया है और उसको उस चीज़ के लिए कुछ भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन जब भी हम उसकी सच्चाई दिखाते हैं, हमारे यहाँ कभी वो हाइपर नेशनलिज्म हो जाता है तो कभी इस्लामोफोबिया फैलने लगता है। कौन सा इस्लामोफोबिया है? ये पाकिस्तानी ही थे जिन्होंने कश्मीर के एक जवान राइफलमैन औरंगजेब को मारा था। 2018 में पुलवामा के पास उन्हें आतंकियों ने अगवा करके गोली मारा था जब वो ईद पर घर जा रहे थे। वो 44 RR से जुड़े थे और पुलवामा हमले में एक्टिव रहे, इसीलिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने उन्हें टारगेट किया। वैसा ही उमर फयाज के साथ भी हुआ। देश के पहले कश्मीर मुस्लिम ऑफिसर लेफ्टिनेंट उमर फयाज को 9 मई 2017 को दक्षिण कश्मीर के कुलगामा जिले के सोपियान इलाके में उनके चचेरे भाई की शादी के दौरान आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। वे राजपूताना राइफल्स में तैनात थे, मात्र 22 साल के थे और दिसंबर 2016 में एनडीए से पास आउट हुए कमीशन हुए थे। छुट्टी पर बिना हथियार आए थे, तभी 5-6 मास्कधारी आतंकी घर में घुसे, दुल्हन के पास से उन्हें बाहर घसीट कर ले गए। आतंकियों ने उमर को चचेरे भाई के घर से रात के करीब 10 बजे उठाया। परिवार डर के मारे तुरंत रिपोर्ट नहीं कर सका। उम्मीद कर रहा था कि वो लौटा देंगे। अगली सुबह 10 मई को सोपियान के हरमेन गांव में उनका गोलियों से छल्ली शव मिला। सिर और पेट में गोलियां मारी गई थी। यातनाओं के निशान भरे पड़े थे। ये लश्कर तैयबा और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का जॉइंट हमला था जो स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स की मुखबिरी से ही संभव हुआ। अब आप सोचिए कि कहां से इस्लामोफोबिक है। उल्टा ऐसा बोलकर आप पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देते हैं। वो तो चाहता ही है कि हमारे यहाँ सोसाइटी बनती रहे। कम से कम इस्लामी फोबिया कहने से पहले उमर फयाज और राइफलमैन औरंगजेब के बारे में सोच लेते, पर नहीं सोचेंगे ये लोग। अब चलिए फिर से धुरंधर पर लौट आते हैं दोस्तों। जिस तरह के ये स्पाई थ्रिलर मूवी हैं, हमारे उन अनसंग हीरोज को ये सैल्यूट करती है जिनका ना हमें नाम पता है ना जिनकी पहचान, लेकिन वो फिर भी देश के लिए इतना बड़ा रिस्क मोल लेते हैं और अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं, जासूसी करते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। ऐसे लोगों को सम्मान देने की बजाय लोग इनको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और हाइपर नेशनलिज्म बोल रहे हैं। अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको पता चलेगा कि कैसे अमेरिका, रूस और चीन अपनी सॉफ्ट पावर से
अपनी एजेंसियों को टॉप क्लास पोर्ट्रे करते हैं। अमेरिका ने हॉलीवुड के माध्यम से CIA को जेम्स बॉन्ड जैसे हीरो की तरह स्थापित किया, जहां एजेंसी को हमेशा इंटेलिजेंट, मोरल और विक्टोरियस दिखाया गया। फिल्में जैसे आरजू, जीरो डार्क 30 और द सम ऑफ ऑल फियर्स सीधे CIA की मदद से बनी है, जहां एजेंसी ने स्क्रिप्ट बदली, सेट पर सलाह दी और टॉर्चर जैसे वितर्कित मुद्दों को भी जस्टिफाई किया। चीन की बात कर लो, जहां अपनी एजेंसी को नेशनलिज्म से जोड़कर उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया। वुल्फ वॉरियर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में चीनी सैनिकों को अफ्रीका में अमेरिका के खिलाफ विक्टोरियस दिखाती है। रूस ने सोवियत काल से ही KGB को रूस बॉन्ड की तरह पेश किया। स्टेट स्पॉन्सर फिल्मों ने युवाओं को प्रेरित किया। और इधर हमारे यहाँ क्या हुआ, भारत में रॉ और IB को पठान और टाइगर जैसी फिल्मों में जेम्स बॉन्ड स्टाइल एक्शन में दिखाया, लेकिन पूर्व रॉ चीफ्स ने इनको समय की बर्बादी और अनरियलिस्टिक बताया। उन्होंने कहा, इन फिल्मों में जासूसों का क्रेडिबिलिटी कम हो जाता है क्योंकि इनमें रोमांस, मसाला, नाच, गाना सब कुछ डाल दिया जाता है, जबकि ये सही मौका था भारत की एजेंसी को दुनिया में टॉप क्लास दिखाने का। लेकिन हम अपने एजेंट्स को बीच पर 6 पैक दिखाने वाले हीरो बनाकर सीरियसनेस खो देते हैं। अब स्पाई मूवीज और भारत की एजेंसियों पर बनी फिल्मों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। पहले के मूवीज और धुरंधर में आपको कौन सी बेहतर लगी, और जो लोग धुरंधर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या वो भी सही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।